प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के व्याख्यानों में हम बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत बिहारी की भक्ति और नीति का निरूपण, बिहारी की अलंकार योजना, बिहारी के काव्य में गागर में सागर और उनकी उक्ति वैचित्र्य, उनका अर्थ गांभीर्य के विषय में हमने चर्चा की। और गत व्याख्यान से हम बिहारी की समास पद्धति के ऊपर चर्चा करते आए हैं। हमने देखा कि बिहारी जी ने अपने छोटे छोटे दोहों में कितनी अधिक बड़े बड़ी घटनाओं को पिरो दिया है, बड़े बड़े भावों का समावेश उसके अंतर्गत कर दिया है। बिहारी की समास की जो विशेषताएं, समास पद्धति की जो विशेषताएं हमने देखी, उसमें हमने देखा कि उन्होंने सुंदर उक्ति विचित्रता और सरस अर्थ गांभीर्य को अपनाया है। उन्होंने छोटे छोटे दोहों में सांग रूपकों की योजना की, जिससे उनके दोहे बहुत सुंदर बन पड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता हमने देखी वो ये थी कि बिहारी ने बड़े बड़े प्रसंगों को छोटे छोटे दोहों में लाकर बड़ी सफलता के साथ उन्हें नियोजित कर दिया। बिहारी की समास पद्धति की तीसरी विशेषता यह रही कि विभिन्न व्यापारों का वर्णन उन्होंने बड़ी निपुणता के साथ छोटे छोटे दोहों में कर दिया। और जहाँ रीतिकाल के अन्य कवियों ने जिन घटनाओं के लिए बड़े बड़े सवैये और कवित्र लिखे, वहाँ बिहारी जी ने अपने छोटे से दोहों में उन बड़ी बड़ी घटनाओं का सामंजस्य कर दिया। बिहारी की समास पद्धति की चौथी विशेषता हमने देखी कि पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ संबंध स्थापित करके उन्होंने बिहारी की नायिकाओं की स्थितियों का संक्षिप्त किंतु मार्मिक वर्णन किया। ऐसे ही समास पद्धति की जो पांचवी विशेषता हमने पढ़ी वो थी कि उन्होंने, बिहारी जी ने उपमा रूपक, सांग रूपक आदि सादृश्य मूलक अलंकारों द्वारा लंबे लंबे प्रसंगों का छोटे छोटे दोहों में विधान कर दिया और असंगति, विरोधाभास आदि दोहों आदि अलंकारों को अपनाकर उन्होंने सुंदर प्रसंगों का विधान किया है। अब बिहारी के समास पद्धति में उनकी छठी विशेषता को देखते हुए हम बिहारी ने जो समासोक्ति और अन्योक्तियों के माध्यम से जिन वस्तु व्यंजनात्मक अलंकारों का वर्णन किया है या प्रयोग किया है, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे चर्चा करते हुए। तो हम ये देखते हैं कि कवि बिहारी ने समासोक्ति, अन्योक्ति और वस्तु व्यंजनामूलक अलंकारों द्वारा बड़े बड़े प्रसंगों का संक्षेप में बड़ी कुशलतापूर्वक विधान किया है। उदाहरण के लिए बिहारी ने एक नवयौवना मुग्धा नायिका से मिलने के लिए उत्सुक नायक को समझाने के लिए एक भ्रमर की क्रीड़ाओं का संकेत देकर समासोक्ति अलंकार के सहारे से बताया है कि रसीले कुसुम पर भौरा पहले मंडराता रहता है, कभी झुक कर कभी झपट कर उससे एकाएक लिपट नहीं जाता। वह उस पुष्प का अत्यंत सुकुमार शरीर देखकर उसका स्पर्श करने में भी अपने मन के अंतर्गत विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे यह आशंका रहती है कि यह सुकुमार कुसुम मेरा भार को सहन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार बिहारी ने अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेकर बड़ा सजीव विधान किया है। सरस कुसुम मंडरात अली, न झुकी झपट लपटात, दरसत अति सुकुमार तनु, परसत मन न पत्यात। वह इसी तरह बिहारी ने एक अन्य अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेकर भी बड़े सजीव प्रसंग का विधान किया। ऐसा कहा जाता है कि जब बिहारी सर्वप्रथम मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जयपुर पहुँचे
तब राजा अपनी नई रानी के प्रेम में रात दिन अनुरक्त रहते थे और राजकाज नहीं देखते थे। तब बिहारी ने राजा को सचेत एवं सावधान करने के लिए अन्योक्ति का यह प्रसंग लिखकर दोहे में भेजा। न तो अभी इसमें पराग है, न मधुर मधु है, न ही अभी इसका पूर्ण विकास हुआ है। हे भ्रमर, तू अभी इस कली में ऐसा बिंधा हुआ है, आगे चलकर तेरी क्या दशा होगी। यानी अभिप्राय वो लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस तरह बिहारी ने अपनी समास पद्धति द्वारा जीवन सुधार का उपदेश भी दिया और काव्य कौशल भी प्रकट कर दिया। बिहारी की समास पद्धति में सातवीं विशेषता यह भी रही कि वे बड़ी बड़ी पौराणिक कथाओं को एक छोटे से दोहों में निबद्ध कर देते हैं। जैसे रुक्मिणी हरण की कथा बड़ी लंबी और विस्तृत है, किंतु बिहारी ने रुक्मिणी हरण के समय का बड़ा ही मार्मिक निरूपण करके इस कथा का संक्षेप में सजीव चित्रण किया है। रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करने के लिए शिशुपाल आया हुआ है और कृष्ण के भय से उसके साथ जरासंध, बाणासुर आदि भी युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। उधर श्री कृष्ण अकेले आकर कुंडनपुर में ठहर गए हैं। रुक्मिणी देवी पूजन के लिए बाहर मंदिर में आती हैं। चारों ओर शिशुपाल तथा उसके सहायकों की सेनाएं सुरक्षा के लिए लगा दी गई हैं। उधर कुंडनपुर में सेना भी रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए सुसज्जित खड़ी है। देवी के मंदिर में आकर रुक्मिणी पूजन करती हैं और भगवान कृष्ण की पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगती हैं। उस समय तुरंत श्री कृष्ण आ उपस्थित होते हैं। इसी क्षण का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आते ही तुरंत सिंह की सी गर्जना करके अपनी ललकार सुनाई, जिसे सुनकर सेना के घेरे में बंद रुक्मिणी सबकी ओर देखकर व्यंग्यपूर्ण हंस पड़ी। नाह गरज ना हर गरज, बोल सुनायो टेर, फंसी फौज में बंदी विच, हंसी सबन तनहेर। यहाँ रुक्मिणी इसीलिए सबका उपहास करती हुई हंसी कि वे जानती थी श्री कृष्ण के सामने इनमें से कोई भी योद्धा ठहर नहीं सकेगा और श्री कृष्ण संपूर्ण सेना के मध्य में से भी मुझे छुड़ाकर अवश्य ले जाएंगे। इसी तरह बिहारी ने प्रलय करण बरसन लगे दोहे में गोवर्धन धारण की कथा को संक्षेप में कहा है तथा हरि पूतना अरुदियो जगमु जग दिखराई में पूतनावध तथा विराट रूप के दर्शन की कथा को भी उन्होंने शामिल किया है। इस प्रकार बिहारी ने थोड़े में बहुत कहते हुए अथवा गागर में सागर भरते हुए समास पद्धति द्वारा जो कौशल प्रकट किया है वही बिहारी की ख्याति का मूल आधार है। इस पद्धति द्वारा न केवल भाषा में रमणीयता और प्रांजलता का समावेश हुआ है, अपितु दोहा जैसे छोटे से छंद में भाव गांधीर्य एवं वाग वैदग्ध्य की भी पर्याप्त मात्रा में सृष्टि हुई है। निस्संदेह बिहारी अपनी इसी समास पद्धति द्वारा कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ सरल एवं भावाभिव्यंजक मुक्तक लिखने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। विद्यार्थियों को मैं बताना चाहती हूँ कि बिहारी से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, या बिहारी की समास पद्धति पर लेख लिखिए, या बिहारी के उक्ति व चित्र पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बहुतायत से पूछे जाते हैं। अतः आप इस विवरण को, इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से पढ़ें, सुनें और उसका अध्ययन करें। बहुत बहुत